होता है आपका पब्लिक डेट मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, कि डेट को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी 12वीं क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। बाकी सब सेम है 12वीं वाला, ठीक है। तो देखो सब लोग मैंने एक पीडीएफ भेजा है आपको, पीडीएफ नहीं, एक इमेज भेजी है, नॉर्मल इमेज है, ग्रुप पे चार्ट भेजा है एक। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? क्या होता है गवर्नमेंट बजट? देखो बजट तो सभी बनाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अपन भी बनाते हैं, घर में बजटिंग करते ही हैं, चाहे पेपर पे नहीं करते हो तो दिमाग में तो करते ही हैं कि भाई इस महीने कितने खर्चे आने वाले महीने के लिए, कि भाई अगले महीने जुलाई आ रहा है, जुलाई में तो भैया बहुत खर्चे हैं, समझ रहे हो, कि भाई स्कूल की ये जाएगा वो जाएगा, ये होगा वो होगा, फिर पैसे आएंगे इतने, खर्चा जाएगा इतना, समझ रहे हो, तो बनाते ही ना अपन दिमाग में भी, तो इंडिविजुअली भी बजट बनाते ही हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी बजट बनाना पड़ता है, उसको भी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। जब अपन इंडिविजुअली करते तो वो तो देश के लिए कर रहा है, तो उसको भी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो भी बजट बनाते हैं, है ना। अब जो बजट होता है, जो बजट होता है अपना, उसके अंदर क्या होते हैं, मेनली दो ही चीजें होती है, कि भाई कहाँ से पैसा आएगा, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, और कहाँ पैसा जाएगा, वेयर द मनी गोज, ठीक है, तो ये सब वहां लिखा होता है। अच्छा एक और बात, सर बजट हर साल बनाया जाता है, सारी गवर्नमेंट्स बनाती हैं बजट, हर सारी गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है अपना बजट, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, आपकी जो लोकल बॉडीज हैं ये भी अपना बजट तो बनाती है, सभी बनाते हैं बजट, है ना। लेकिन हमको मोरलेस किसके बारे में पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट के बजट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखेंगे सब लोग, ये चार्ट मैंने भेजा है आपको एक ना, चल जा भाई, ओके, चलो आ गया, इसको क्या करते हैं, लॉग आउट। देखो, तो जो बजट है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। बजट में मैंने कहा दो चीजें होती है, कहां से पैसा आएगा, कहां से कहां कहां पैसा जाएगा, ठीक है। तो बजट क्या होता है, बात ही नहीं बेटा, बजट एक अकाउंट की तरह ही होता है नॉर्मली, जहां पे आपके एक रिसिप्ट साइड है, एक पेमेंट साइड है, कहां से पैसा आएगा, बस ये होता है कि हम करंट के लिए नहीं बनाते, किस लिए बनाते हैं, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, कि भाई आने वाले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमारे कहां कहां से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, और कहां का गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जहां से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट कहां कहां खर्चे करेगी उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको कई बार बजटेड रिसिप्ट्स या बजटेड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। एक मिनट बस, हो गई। चलो ध्यान देना सब लोग, अब आ गई है एनर्जी ड्रिंक, सामने देखेंगे सब लोग। तो देखो भाई, क्या होता है बजट, है ना, बात को समझना बेटा। बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम आने वाले साल के लिए बनाते हैं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर हम बनाते हैं। फिजिकल ईयर चलता है यहाँ पे, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, सही बात है। अगले साल के जो अगले साल के लिए अपन क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो सुनना, जैसे अभी क्या चल रहा है अपना, अभी अपना चल रहा है 2026 और 27, है ना। तो ये तो ऑलरेडी चालू है, अभी जुलाई चल रहा है सर, है ना, इसका बजट तो आ ही गया था आपके पास। तो इसका बजट कब आया था, इसका बजट आया था फरवरी के अंदर, समझ रहे हो। जबकि ये नया साल चालू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2026 को चालू हुआ है सर, सही है, और 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। इस साल के लिए बजट पिछले साल ही आ गया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही आ गया था फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही होता है सर हमेशा, ठीक है।
तो अपन आने वाले साल के लिए पहले से ही थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, और कहाँ कहाँ हम उसे खर्च करेंगे। रफली एक आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉट द एक्चुअल ऑब्वियसली, क्योंकि हम भगवान थोड़ी है, हमें थोड़ी पता आने वाले साल कितना खर्चा होएगा ही होएगा, एक्चुअल थोड़ी होता है, समझ रहे हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, है ना। ये एक रफली एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, सरकार अंदाजा लगाती है कि भाई इतना हमारे पास पैसा आएगा और इतना हम उसे खर्च करेंगे। अच्छा सर, तो अब सुनिएगा सर, सरकार की जो खर्चे होते हैं, ठीक है, अच्छा कैसे बजट बनता है उसके फॉर्मेशन पे अपन बात करेंगे, एक पूरा लेक्चर है जो लगभग 1 घंटे का पूरा लगाएंगे, फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ अ बजट, कैसे बजट बनता है, कैसे प्रोसेस होती है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा उसके अंदर, है ना। कैसे पार्लियामेंट में ये सारी चीजें, फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर है आपका, वो बजट लेकर के पेश करते हैं दोनों हाउसेस के सामने, और पूरा प्रोसेस है, एसएसटी टाइप टॉपिक है, पढ़ेंगे वो भी पूरा, ठीक है। अभी मैं मेन समझाने वाला पोर्शन अभी समझा रहा हूँ, तो सुनना, गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं, खर्चे और रिसिप्ट्स। देखो, तो पहले रिसिप्ट्स की बात करते हैं। सर, सरकार की जो रिसिप्ट्स होती है दो प्रकार की होती है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल की होती है, अकाउंट्स में पढ़ते हैं अपन, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है भाई। अभी क्या फर्क होता है दोनों में, बहुत फर्क होता है। ऐसे ही खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। अच्छे सुनना बेटा, अब इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, चलो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है, कि सरकार के जो खर्चे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू वाले खर्चे, रेवेन्यू वाले जो उसको हमारी गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसमें तनख्वाह वनख्वाह बांटना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जितने भी फैसिलिटीज़ चल रही हैं, फ्री गुड्स वाली, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, ये कहाँ से चल रही हैं, इनसे तो चल रही हैं, समझ लो। जो पुलिस वुलिस पे जो खर्चा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे जो खर्चा हो रहा है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। जो हमारे डे टू डे फंक्शनिंग के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनना, ये खर्चे तो करने ही करने पड़ते हैं। एक इंडिविजुअल के जैसे अगर अपन सोचें, तो एक इंडिविजुअल के भी होते हैं दोनों, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू क्या होते हैं, जो डे टू डे के खर्चे होते हैं अपने, समझ लो, जो हर रेगुलर खर्चे हैं, रेकरिंग वाले, बार बार आने वाले खर्चे हैं, समझ में आई मेरी बात। तो जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो आपका कौन सा खर्चा होता है बताओ आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। कहाँ लिखते हो आप उसको, पीएनएल में लिखते हो, रेवेन्यू वाला खर्चा है सर हमारा, हर महीने ही होना है, समझ रहे हो, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब एक बात बताओ, या मान लो स्कूल की फीस है बच्चों की, वो भी जाएगी जाएगी, या मतलब जो भी और भी रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं, जैसे आपके मान लो किराए पे रहते हो तो रेंट जाएगा आपका, मान लो आपने कोई लोन वोन ले रखा था, उसका इंटरेस्ट जाएगा, हर महीने जाता है, ईएमआई भी इंटरेस्ट जाएगा हर महीने, है ना। तो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो हमारे बार बार होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो ये खर्चे करने से, बेटा एक बात बताओ, क्या कोई एसेट क्रिएट हो रही है आपकी, नहीं। आप किराए ही भरे जा रहे हो ना, मान लो आपने रेंट घर पे ले घर रेंट पे ले रखा है ना भाई, तो किराया भर रहे हो आप, हर महीने किराया भर रहे हो, किराया भर रहे हो, क्या आपके पास कोई एसेट क्रिएट हुई क्या, नहीं। वो खर्चे करने से कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा है असेट्स का, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, तो याद रखिएगा एक बात कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये वो खर्चे होते हैं जिनको करने से विच नीदर क्रिएट्स एनी असेट, ना तो आपकी कोई एसेट क्रिएट हुई, बस ये खर्चे करे जा रहे हैं सर, ना इससे कोई आपने कोई कर्जा चुकाया, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, कोई कर्जा थोड़ी चुकाया आपने इससे कोई अपना डेट, नहीं। तो नीदर क्रिएट्स एन एसेट, एनसीए मतलब दीज आर दो, ये वो खर्चे होते हैं जिनसे ना तो कोई एसेट क्रिएट हुई है, नीदर क्रिएट्स एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, नॉर, क्या बोलते हैं, क्या बोला था, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, ना इससे कोई, ना आपका कोई डेट कम हुआ है, ना कोई आपकी लाइबिलिटी का आपने पेमेंट किया है। तो नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, ठीक है, नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, ठीक है सर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बड़े वाले खर्चे, अभी दिखाऊंगा आपको इनके एग्जांपल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बड़े वाले खर्चे। सर ये खर्चे क्या होते हैं, या तो हमने कोई एसेट क्रिएट करी, सोचो आज इंडिविजुअल ने गाड़ी खरीदी, सर ये तो एसेट क्रिएट करी, बड़ा खर्चा है, समझ लो। घर खरीदा, घर बना रहा है, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे गवर्नमेंट के भी तो होते हैं, कोई डैम बनाए, बिल्ड, है ना, गवर्नमेंट ने, समझ लो, हाईवेज बनाए, एयरपोर्ट बनाया,
समझ रहे हो? बड़े खर्चे हो गए उसके। तो ये वो खर्चे होते हैं सर जिनको करने से या तो आपकी कोई एसेट क्रिएट हुई है विच ईदर क्रिएट्स असेट फॉर द गवर्नमेंट, और या आपने कोई अपने पुराने कर्जे चुका दिए, बड़ा कोई पुराना लोन था वो चुकाया आपने, ठीक है, और रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, ठीक है, ERL लिख लो ऐसे करके, ठीक है। ये वो खर्चे हैं बड़े वाले जिससे या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी एसेट क्रिएशन किया है या कोई अपने पुराने कर्जे चुका दिया, आपने कोई मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था वो चुका दिया। ये होते हैं गवर्नमेंट के खर्चे। तो दो प्रकार के होते हैं, एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मैंने वो PDF जो डाला है, देखो आप, इससे आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सरकारी दफ्तर कितने चल रहे हैं आप बताओ, उनको तनख्वाह उनका देनी पड़ती है, पेंशन वेंशन देनी पड़ती है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, साथ में सर पुराने लोन्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बोरो तो करती है, उनका ब्याज जो है, ब्याज तो हर महीने जा रहा होगा ना, ब्याज तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बात को समझो। तुमने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, उस पर जो ब्याज हर महीने दे रहे हो वो क्या हुआ, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट तो हर महीने जाता है, रेकरिंग खर्चा है। आपने वो पेमेंट ही चुका दिया, पूरा लोन ही चुकाया, वो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए? हाँ बेटा बोल, क्या कह रहे, जूम बड़ा कर दो, बोल बड़ा कर दो, ले बेटा, तूने बोला और ये ले बस, बढ़िया बच्चा है, बैठता है शाम को क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में सब में बैठता है। ज्यादा बड़ा हो गया, सही है, इतना बड़ा हुआ था तेरे लिए, सही तो है यार, उसी के लिए तो कर रहा हूँ। हाँ, तुम भी यार फालतू में मजाक उड़ाते हो लड़की का। हाँ भाई, तो इंटरेस्ट पेमेंट, अरे इंटरेस्ट रेगुलर खर्चा होता है ना, मानते हो ना आप, है ना, बस। सब्सिडीज, सब्सिडी भी तो जाती है, अब हर महीने की सब्सिडीज देनी है सरकार को, फ्री की बांटनी होती सब्सिडीज, समझ लो, जो इंडिविजुअल्स है उनको, हाउस होल्ड्स को भी देती है, फर्म्स को भी देती है सब्सिडी, यस और नो। तो ये सरकार का हर महीने का रेगुलर खर्चा है, ये तो जान ही जाने हैं सर, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही ना, सरकार कोई कर्जे चुका रही है, तुमसे कर्जा थोड़ी ले रखा है, रेगुलर खर्चे हैं सरकार के, है ना। ग्रांट्स बांटनी है भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनको ग्रांट्स बांटनी होती है, डिफेंस का खर्चा है, ये सब क्या है बेटा, ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इनसे कुछ क्रिएशन नहीं हुआ असेट का, ना गवर्नमेंट ने कोई पुराने कर्जे चुकाए हैं, ये सिर्फ वो खर्चे हैं जो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, चलते रहने के लिए जरूरी है। समझ रहे हो, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में मैं तेल भराता हूँ, समझ रहे हो, तो महीने में 2-3 बार तो भराता ही हूँ, 3 या 4 बार भरता होगा। अब वो खर्चा करने से मेरी कोई एसेट क्रिएट हो रही है क्या, नहीं, वो सर सिर्फ चलते रहने के लिए जरूरी है सर, है कि नहीं, मुंह जो अपना मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, अरे सही है कि नहीं, उससे कुछ क्रिएशन थोड़ी हो रहा है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं विच क्रिएट्स असेट और रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, जिससे या तो आपने कोई असेट क्रिएशन किया है गवर्नमेंट ने, कोई बढ़िया असेट बनी है कुछ बढ़िया, या फिर आपका कोई पुराने आपने डेट्स का पेमेंट किया है, ठीक है। तो सर उनको देख लो आप, या तो कोई एसेट क्रिएट करिए, रोड्स, हाईवे, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बनाए, डैम, कैनाल, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ने बड़े खर्चे किए तो कोई ना कोई एसेट बनाई है, या फिर इन्वेस्टमेंट करा है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, कोई PSU कोई कंपनी खोली है, या और कहा, और कौन से होते हैं गवर्नमेंट के खर्चे, सर गवर्नमेंट ने कोई कर्जा चुका दिया, समझ रहे हो, ऐसे करके। तो ये सारे वो खर्चे हैं, तो याद रखिएगा मेरी बात, ये वो दो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, वो खर्चे जिनको करने से ना तो हमारी गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हुई है, ना कोई डेट्स का लाइबिलिटी का पेमेंट किया है हमने, वो तो रेगुलर खर्चे हैं हमारे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो या तो हमने कोई एसेट क्रिएट करी है या हमने अपने कोई डेट्स का पेमेंट किया है, पुरानी लाइबिलिटीज का पे ऑफ किया है, ठीक। अच्छा, अब रिसिप्ट पे आते हैं बेटा। तो देखो सर, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ये थोड़ा ठीक से समझना, थोड़ा डिटेल है ये। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू मतलब सर वो कमाई जो रेगुलरली आती है, रेगुलरली आती है सरकार के पास, ठीक है सर। तो ऐसी कौन सी कमाई होती है बेटा, दो प्रकार की कमाई है जो रेगुलरली गवर्नमेंट के पास आती है। एक होता है टैक्स से जो आती है, टैक्स रिसिप्ट बोलते हैं इसको, या टैक्स रेवेन्यू, या नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रिसिप्ट भी बोलते हैं। ये रेगुलर वाले बता रहा हूं मैं अभी आपको, रेगुलर खर्चे, रेगुलर इनकम से गवर्नमेंट की। जैसे एक सैलरी आदमी कमाता है, सैलरी हर महीने मिलती है उसको, सही है, सैलरी उसकी कौन सी इनकम हुई, रेवेन्यू रिसिप्ट हुई, सही है। कि आप कहीं नौकरी करते हो, तनख्वाह आपको हर महीने मिल रही है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना वो। क्या वो सैलरी, अब सुनना, उसका नेचर क्या होता है, सर वो जो पैसा आपके पास आया, क्या आपने किसी से लोन लिया है,
क्या आपने किसी से लोन लिया है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा क्या आपने कोई एसेट बेची? बताओ, आप कहीं नौकरी करते हो, आपको तनख्वाह मिली, समझ रहे हो, तो तनख्वाह मिली, क्या आपने कोई एसेट बेची है क्या उसके लिए? नहीं। तो यू हैव, मतलब नीदर रिड्यूसेस एनी एसेट नॉर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी। तो सर ये वो रिसिप्ट है, ये वो कमाई है जो, जिस ना तो आपने कोई एसेट बेची है, ना आपने कोई कर्जा लिया है, सर ये तो आपकी रेगुलर मेहनत का पैसा आपको बदले में मिला है। क्लियर है क्या? आज गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, तो क्या सरकार ने आपसे कर्जा लिया है क्या? क्या नेचर होता है उसका? इट इज अ नेचर, इज इट इन द नेचर ऑफ बोरोइंग्स? नो। वो तो क्या है, सरकार की रेगुलर इनकम है सर। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा, क्या सरकार ने कोई एसेट बेची उसके लिए? नहीं, वो तो सरकार को ऐसे ही मिल रहा है सर। सही है, तो टैक्स रिसिप्ट होती है, एक नॉन टैक्स। तो टैक्स से भी कमाती है सरकार रेगुलरली। सर टैक्स तो दो प्रकार का होता है, बिल्कुल बेटा, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सुनिएगा सब लोग, अब थोड़ा सा एडिशनल जो 12वीं में नहीं पढ़ा होगा मे बी। सर डायरेक्ट टैक्सेस को देश के अंदर कौन मैनेज और कंट्रोल करता है? अच्छा पहली बात तो एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटा? एक जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो इसको मैनेज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स सुना है आपने? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स सारा सब कुछ देखा जाता है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अंदर दो प्रकार के सोर्सेज आते हैं। एक जो डायरेक्ट टैक्सेस को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं सीबीडीटी। क्या बोलते हैं बेटा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टेंशन मत लो, अभी कुछ लिखना नहीं है, डिटेल में जाऊंगा मैं अभी, ये सब रीड करवाऊंगा आपको नोट्स के अंदर से। ठीक है सब, लेकिन अब आपको पता पहले होना चाहिए वहां से, क्योंकि सिर्फ रीड कराऊंगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस को देश में, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं बताऊंगा अभी। एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो काय पे लगते हैं? परचेज और सेल ऑफ गुड्स पे लगते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली आपकी किस पे लगते हैं बेटा? इनकम पर लगते हैं, इम्पोज लिवाइड ऑन इनकम। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो काय पे लगते हैं? ऑन द परचेज एंड, कोई गुड्स का परचेज और सेल हुआ है तो उसके ऊपर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैं बताऊंगा इनका डिफरेंस भी होता है, थोड़ा सा ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा पूछेगा भी नहीं तो क्यों बताना, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। सर देश में ये कौन मैनेज करता है? ये भी, इसका भी एक अलग डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सब लिखा हुआ है, फुल फॉर्म तब बताऊंगा आपको, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सीबीडीटी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ में आया? तो जैसे आपके देश में इनकम टैक्स देते हो आप, आपके पिताजी देते हैं। कंपनीज इनकम पे क्या देती है? कॉर्पोरेट टैक्स, सीपीटी देती है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो अपनी इनकम पे वो भी देती है। वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे कौन से टैक्सेस होते हैं बेटा अपने? जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये। सर डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, एक चीज सुनना बेटा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में एक दो बात समझना। देखो टैक्स का दो चीज देखते हैं कि इंसिडेंस किस पे है और इम्पैक्ट किस पे है। आसान भाषा में बोलूं तो कौन देने के लिए लायबल है और बर्डन किस पे आएगा? लायबल टू पे, लाइबिलिटी किसकी है, और बर्डन किस पे है। अब सुनना, जैसे मान लो मेरी इनकम है, मेरी इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। कौन है लायबल देने के लिए सरकार को? मैं हूं। अच्छा बर्डन भी किस पे आएगा? मेरे पे आएगा, मुझे देना है वो। समझ रहे हो? तो लगेगा भी मुझ पर, दूंगा भी मैं ही, किसी और पे बर्डन में शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, है ना। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आप लोग भली बात ही जानते हो सब लोग कि चीजें खरीदते हो आप, उसके ऊपर आप क्या देते हो? इनडायरेक्ट टैक्स देते आप हो। लेकिन असली में देना किसको होता है? जो सेलर है उसको, सेल की ना उसने, भाई ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल लग रहा है, समझ रहे हो? तो सेल तो उसने करी, देना तो उसको है। आप एक जूस की दुकान पे गए, आपने एक जूस खरीदा, समझ रहे हो, जूस बनाया भी उसने, बेचा भी उसने, सही बात है, दुकानदार ने। अब देना तो टैक्स उसको है, लाइबल तो वो है देने के लिए, लेकिन वो अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर। इसके अंदर क्या होता है? द लाइबिलिटी टू पे, ये किसी और की होती है और वो बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है। तो ये दोनों तो यहाँ पे सेम पर्सन पे होते हैं, ठीक है भाई, लाइबल, और यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट पर्सन पे होते हैं। लाइबिलिटी किसकी? सेलर की है देने को। सरकार के लिए को कौन देने के लिए लाइबल है? सरकार किससे मांगेगी? उसी से मांगेगी, सेलर से। लेकिन वो अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है सर? कंज्यूमर पे या कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है।
समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ ये दोनों डिफरेंट पर्सन पे हो गए, द लाइबिलिटी एंड द बर्डन इज ऑन द डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो इतना ही काफी होता है समझने के लिए आपके लिए। तो याद रखिएगा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं सर। पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, वैट, सेंट्रल वैट, सेन वैट बोलते थे, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स। समझ रहे हो? हम जब सीए इंटरमीडिएट में थे तो हमारा जो सीए हुआ करता था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, हम होते हैं एजेंट बेसिकली एक तरीके से। तो हमारा जो प्रिंसिपल हुआ सीए हुआ करता था जिसके अंडर में हम ट्रेनिंग करते थे, वो जयपुर के सारे कोनों में भेजता था, क्योंकि सब जगह अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था। सेल्स टैक्स के लिए सेल्स टैक्स का ऑफिस था लालकोटी में, यहाँ जाते थे। फिर भाई साहब सर्विस टैक्स का ऑफिस था वहाँ पे उधर वीडीएन के अंदर विद्यार्थीनगर में, वहाँ जाना पड़ता था। समझ लो, वैट के लिए अलग जाना पड़ता था, सब जगह अलग 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 अलग। लेकिन अभी 2017 में सरकार ने मोस्ट ऑफ द जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कंसोलिडेट करके क्या बना दिया, एक जीएसटी। आगे बात सुन, बस तो आज 99% जीएसटी है हमारे देश के अंदर, बाकी सारे टैक्सेस खत्म हो गए। इक्का दुक्का चीजों पे अभी भी वैट लगता है, जो चीजें अभी भी जीएसटी के अंडर में नहीं आई हैं उन पे अभी भी वैट लगता है। ठीक है, तो दो हो गए अभी, मतलब तो पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वैट, सेन वैट, मॉड वैट बोलते थे उसको, बहुत सारे प्रकार के, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी आ गया। आज की डेट में जीएसटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। चलो समझ में आया फर्क सबको? ठीक है बेटा, तो सुनिएगा सब लोग, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट की दो प्रकार की इनकम होती है, एक टैक्स से होती है, एक नॉन टैक्स से होती है। टैक्स से दो प्रकार की इनकम होती है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन मैनेज करता है, सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन मैनेज करता है, सीबीआईसी। अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं दोनों के। ठीक है सर। सर टैक्स के तो टैक्स वाली इनकम तो रेगुलर ही आती है ना, रेगुलर ही आती है। आप तो देख रहे हो भाई, आजकल अगर आप जीएसटी देखो तो हर 3 महीने में जमा करानी जरूरी है जीएसटी, सही है। इनकम टैक्स भी साल में एक बार जमा होता ही होता है, तो रेगुलर इनकम है सरकार की सर, आता ही आता है। अरे आए ना, आता है। ऐसे ही सर टैक्स के अलावा भी सरकार की कोई रेगुलर इनकम होती है क्या? बिल्कुल, उसके अलावा भी रेगुलर इनकम है सरकार की। तो सरकार के कई सरकारी दफ्तर हैं जो सर वहां से भी पैसे आते हैं गवर्नमेंट के, सही है। तो गवर्नमेंट मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, गवर्नमेंट ने मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, तो ब्याज भरते होंगे, वो ब्याज आता होगा, तो ब्याज तो रेगुलर इनकम हुई ना आपकी। समझ में आई मेरी बात? रेगुलर ही तो इनकम है, लेकिन टैक्स से नहीं आ रही, तो वो कौन सी इनकम में आएगी, नॉन टैक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ब्याज हो गया आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ना भाई आपका। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया आपका। और रेगुलर इनकम है, जैसे सरकार का आपने सुना होगा ये लाइसेंस फीस वगैरह, लाइसेंस बनवाने जाते हो आरटीओ में तो कमाई लेती है ना आपसे, पासपोर्ट बनवाने जाते हो, अभी महंगा हो गया ना पासपोर्ट बनाना, अभी महंगा हो गया, पता है आपको? 1 जुलाई से कभी इन्होंने बढ़ा दिए रेट्स, समझो 1500 वाला कर दिया, शायद मेरे ख्याल से 3500 रुपए का कर दिया, और जो एक कर दिया 6000 का, जो पहले कितने का था शायद 3500, 4000, 3500 समथिंग का था, 3000 का, वो कर दिया 6000 का। समझ लो, 50 पेजेस का पासपोर्ट है तो थोड़ा कम रेट में बनता है, 100 पेजेस वाला चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले लेता है, 500-1000 रुपए उसका। समझ गए? तो महंगा हो गया ना सर, सरकार के पास रेगुलर आता है इससे पैसा, अरे आएगी नहीं आई बात समझ में? ऐसा। ठीक है, तो रेगुलर है, आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, पैसे देते हो। आज आपका ये नगर निगम है, ठीक है, कोई भी प्लॉट बिकता है उसके ऊपर भी पैसा आ रहा है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो इसके अलावा भी होते हैं। जैसे कई लोग मर जाते हैं, मान लो जिनका कोई आगे पीछे लीगल हेयर नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेते हैं सर गवर्नमेंट, एस्टीट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एस्टीट। तो बहुत सारी चीजें होती है सरकार के पास, रेगुलरली यहाँ से भी पैसा आता है। तो अब देखो, जैसे आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है इधर। तो नॉन टैक्स में क्या क्या आ जाता है सरकार के पास, एग्जाम्पल्स देखो। देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या है, रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और ये नॉन टैक्स वाली है। टैक्स के अलावा डिविडेंड आता है सर, गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है गवर्नमेंट ने, अरे गवर्नमेंट हैज आल्सो डन इन्वेस्टमेंट्स ना, तो उससे भी डिविडेंड आता होगा गवर्नमेंट के पास में। ऐसे ही फीस एंड यूजर चार्जेस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, कोर्ट से तो खूब पैसा आता है भाई साहब, चालान वालान के पैसे नहीं आते क्या? फिर वो ठुल्ले खड़े रहते फोटो खींचने के लिए आजकल, समझ रहे हो? फाइन्स एंड पेनल्टीज, सर फाइन्स और पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ती है, लाइसेंस फीस हो गया, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है जिससे भी रेंट कमाती है, समझ रहे हो? अभी एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के भी ऑफिसेस होते हैं, तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पे तो खुद का है, बाकी तो किराए पे चढ़ा दिए, समझ रहे हो? ऐसे हमारा दोस्त है वो लालकोटी में, उसका एलआईसी का ऑफिस है, पूरा बड़ी बिल्डिंग है, तो 2 फ्लोर तो एलआईसी ले रखे, बाकी 5 किराए पे चढ़ा रखे, ताबड़तोड़ किराया आता है भाई साहब।
तो गवर्नमेंट की ये भी रेगुलर इनकम है सर, नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा आ रही है तो नॉन टैक्स बोलते हैं इसको। सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स और सर्विसेज अगर बेचती है तो उससे भी आपके पास पैसे आते हैं। समझ में आई मेरी बात? जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, जैसे कैंप लगाती है, सरकारी कैंप, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, गवर्नमेंट भी करती है। सरकारी कैंप लगाया तो उसमें भी थोड़ा बहुत मिनिमम फीस चार्ज करती है, तो उससे भी पैसा तो आ ही रहा है ना। समझ में आ गया? ऐसा आई चेकअप कैंप लगाया, 100 रुपए चार्ज कर रही है, तो 100 रुपए तो आ ही रहे ना भाई, आता ही है पैसा। तो ये सरकार की रेगुलर इनकम होती है, दो प्रकार की, रेवेन्यू वाली, टैक्स से आती है और नॉन टैक्स से आती है। बोलो कोई दिक्कत? ये कमाई क्या है सरकार की? क्या कोई एसेट क्रिएट हुई गवर्नमेंट की? नहीं सॉरी, क्या कोई गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची है क्या? ये पैसा कहां से आया है? गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची? नो। क्या गवर्नमेंट ने कोई उधार लिया है किसी से? नो। ये गवर्नमेंट की खुद की इनकम है सर। अरे आई कि नहीं आई बात सुन में? पक्का? ठीक है, अब आते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट्स पे। ये ढंग से सुनना सर, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है गवर्नमेंट की? ये वो रिसीट्स होती है बेटा जो बड़ा पैसा आपके पास आ रहा है। बड़ा पैसा कहां से आता है? चलो एक नॉर्मल आम आदमी के पास कहां से आता है? या तो कोई भाई कोई असेट बेचता है वो, तब बड़ा पैसा आता है। कोई प्लॉट व्लॉट बेच दिया, कोई गाड़ी बेच दी कोई, तब आता है पैसा। या फिर आपने कोई लोन लिया है तो आता है। तो दो ही चीजें होती है सर। तो दीज आर दोज रिसिप्ट्स, ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जहां या तो आपने कोई असेट बेची विच रिड्यूसेस एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ये वो कमाई है। तो ये पैसा कहां से है? या तो आपने कोई, गवर्नमेंट ने कोई असेट बेची अपनी, मान लो कोई गवर्नमेंट की कोई जमीन थी, गवर्नमेंट ने बेच दी सर, तो पैसा आएगा। अरे आया ना असेट। गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, जैसे इंडियन एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस किसको बेच दी उन्होंने? अभी टाटा को बेच दी, तो पैसा आया होगा। समझ लो, इन्वेस्ट करते हो तो पैसा लगाते हो, लेकिन उसको बेचते हो डिसइन्वेस्टमेंट, तो पैसा आता भी तो है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी होती है, गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है तो वापस पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में। तो असेट बेचोगे, असेट बेच के पैसा आ रहा है, तो रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सा पैसा होता है? वो पैसा जिससे या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी असेट्स बेची है, उससे पैसा आया। समझ रहे हो? या मान लो गवर्नमेंट ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी, कोई लोन लिया, बोरोइंग्स करी है। समझ रहे हो? बोरोइंग कहां से करती है गवर्नमेंट? दो जगह से करती है। इंटरनल डेट मतलब फ्रॉम विद इन द कंट्री ऑल्सो, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। एक्सटर्नल डेट भी होता है, तो उसका भी एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम कि कौन इंटरनल डेट उसे ला करके देता है, कौन एक्सटर्नल डेट ला के देता है। पूरा एक डेट के बारे में एक टॉपिक पढ़ेंगे, अराउंड 35-40 मिनट का एक मिनिमम टॉपिक। समझ रहे हो? जिसको पब्लिक डेट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, PDMS। तो वो आपकी 12वीं क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, वो भी एक एडिशनल टॉपिक है। चलो, तो कैपिटल रिसिप्ट सर एग्जांपल सुनना बेटा। क्या बोला मैंने? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? देखो सामने, देखो फटाफट। सर ये वो रिसिप्ट होती है जिनको मतलब सरकार के पास पैसा आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है? या तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई बोलो, रिड्यूसेस एनी गवर्नमेंट असेट्स। ठीक है, ये वो पैसा है, या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी असेट बेची है, या फिर अरे बोलो, या फिर कहीं से लोन लिया है गवर्नमेंट ने, पैसों की जरूरत कहीं से बोरो किया है। ठीक है, तो विच, देखो लिखा है विच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस दी गवर्नमेंट असेट्स। ठीक है सर। तो जैसे एग्जांपल देखो इधर, पहले असेट की बात करते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, ओनरशिप बेच दी, बेसिकली इंडियन एयरलाइंस की ओनरशिप बेच दी उन्होंने, शेयर्स बेच दिए, दूसरों ने खरीद लिए प्राइवेट सेक्टर ने, तो पैसा आएगा ना बदले में, वो पैसा आता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं सरकार ने पैसे लगा रखे थे, अब उसको भाई डिसइन्वेस्ट कर दिया, बेच दिया उसको, अब उनको नहीं रखना, वो बेच दिया है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट देखो लोन लेना लाइबिलिटी होती है, लेकिन लोन देना तो असेट होती है। समझ रहे हो? आप लोन्स बांटते हो, बदले में क्या आता है? इनकम आती है ना। हर वो चीज जिससे इनकम आती है, देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम, उसे क्या बोलते हैं? असेट ही तो बोलते हैं। तो लोन लेना लाइबिलिटी होती है, लोन दे रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत लोन दे रखे, बदले में क्या आता होगा? इंटरेस्ट आता होगा। तो इंटरेस्ट तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी ना उधर। अरे इंटरेस्ट तो नॉन टैक्स वाली रिसिप्ट में आ गया, लेकिन जब मान लो सरकार, जिनको लोन दिया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने लोन ही वापस दे दिया, पूरा चुका दिया, रिकवरी ऑफ लोन। भाई लोन दिया दिया था कभी, आज गवर्नमेंट रिकवर कर रही है। मान लो सेंट्रल, मान लो मोदी जी ने भजनलाल जी को लोन दिया था 500 करोड़ का, तो भजनलाल जी ने वापस चुका दिया, वो तो पैसे आया ना वापस। समझ रहे हो? कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। असेट तो कम हो गई ना, अब थोड़ी भी आ जाएगा फिर। जब कोई इंसान अपना कर्जा चुका देता है, फिर थोड़ी भी आ जाता है। तो बस उसने एसेट भर दी, आपकी एसेट क्या हो गई? फाइनेंशियल एसेट क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा होता है। ये वो रिसिप्ट होती है, या तो गवर्नमेंट ने अपनी की कोई असेट कम हुई है, ठीक है, या तो कोई गवर्नमेंट ने की असेट कम हुई है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटीज क्रिएट करी, कोई बोरोइंग्स करी आपने।
समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट बोरो करती है सर, कहाँ से करती है? विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, विद इन द कंट्री करती है, मार्केट से रेस कर लेती है, ट्रेजरी बिल्स बेचता है ना। वेज एंड मींस एडवांसेस फैसिलिटी, याद करो अभी पढ़ाया था डब्ल्यूएमए फैसिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी वाले में पढ़ाया था, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई में डब्ल्यूएमए के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार पैसों की जरूरत पड़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो कहां से बोरो करता है? आरबीआई से। आरबीआई उसको देता है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, किसके थ्रू? डब्ल्यूएमए फैसिलिटी के थ्रू। बेटा पढ़ो नहीं तो नंबर नहीं आएगा, याद रखना। मैं सही बता रहा हूँ, भगवान का पाप मेरे पे थोड़ा कम लगता है। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, इसलिए मैं किसी और से, मेरे को तो सुनने की जरूरत ही नहीं है कि यार मैंने काम कैसा किया, मुझे तो पता है मैं कैसे करता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया। जो पढ़ा दिया वो आपकी जिम्मेदारी है, जो बचा है वो मेरी है। मैं अपनी अच्छे से निपटा लूंगा, तुम अपनी अच्छे से निपटाओ। कितना करा चुका हूँ अभी तक, वो आना चाहिए ना आपको। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 6, मनी डिमांड पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 8 अच्छे से आना चाहिए, याद रखो। चैप्टर नंबर 10 कर लिया क्या? नहीं कराऊं ना, फिर मौका दे रहा हूं। 5 दिन है, 5 दिन में खत्म करो उसको फिर से। जिसने नहीं किया हो वो पहले अभी खत्म करो, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में फिर एक और बार खत्म करेंगे। टेस्ट सीरीज चालू हुई ना, फिर आपको समय नहीं मिलेगा करने के लिए, फिर आप उसी में घुस जाओगे। समझ लो, जिसका भी पहला टेस्ट होता है, अकाउंट्स का टेस्ट होता है पहला, तो आप फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में घुस जाओगे, जो पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रह जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, द प्रायोरिटी शुड बी ऑन द फर्स्ट कोर्स कंप्लीशन। आपका कोर्स हुआ नहीं आपकी तरफ से, सारे चैप्टर्स आपको आते नहीं और टेस्ट दे रहे हो भैया अकाउंट्स के। अबे पहले कोर्स को खत्म कर लो। फैक्ट बोल रहा हूँ, बच्चे ना टैग कोर्स छोड़ के, इनकम्प्लीट छोड़ के, 2 चैप्टर बाकी है मान लो इको में या लॉ में, वो छोड़ के बोलो भाई साहब, बोलो नहीं पहले तो टेस्ट देंगे। अबे अधूरी पढ़ाई के साथ जाओगे क्या एग्जाम में? जब पहले कोर्स कंप्लीट करना होता है, याद रखो ये बात, 100% कोर्स कंप्लीट करो। मैं मैथ्स का नहीं कह रहा हूँ, उसका आपका अलग स्ट्रेटेजी होता है। बाकी 3 सब्जेक्ट तो आपके लिए सिंपल, सबके लिए सेम है भाई। इको तो किसी के लिए कोई फर्क है नहीं भाई। भाई मैंने तो कोई किया नहीं आज तक फर्क, हर चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं ये स्किप कर सकता था, ये आराम से 90% बच्चों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। 90% में नहीं, 99%। इक्का दुक्का तो बच्चे हैं सब नॉन नॉन इको वाले। कर सकता था ना, लेकिन मैंने किया क्या, पूरा कराया ना, वापस रिवाइज कराया, स्टार्टिंग से कराया। कभी आज तक भी एक चीज ऐसा नहीं बोला कि यार ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो काम हो जाएगा, मत ये तो कराऊंगा नहीं। सारी चीजें कराई है। तो आप समझो इस बात को, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तो 100% कोर्स कंप्लीट करना, नहीं तो आप लंका लग जाएगी आपकी। समझ रहे हो? क्या होता है जिसमें आपके पास डिसएडवांटेज है, मान लो नॉन मैथ्स में, उसका उसको एडवांटेज में कैसे बदलोगे? बाकी 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादा लाने पड़ते हैं। अब तुम भी अगर मैथ्स वालों के बराबर ही लाओगे तो फिर तो उनमें और तुम में क्या फर्क हुआ? उनको तो उसका भी एडवांटेज है मैथ्स का, तो तुम उनसे ज्यादा लाने हैं तुमको बाकी 3 सब्जेक्ट्स में। समझ में आया? तभी आपको बराबर होता है। हमने तो देखा है ना, नॉन मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स वालों से टोटल स्कोर ज्यादा लाते हुए देखा है, अपने सामने देखा है हमने यहाँ पे मेरिट में लाते हुए। कैसे? उनके मैथ्स में ही तो 20 नंबर का डिसएडवांटेज होगा, मान लो 20, 25, 30 का, बाकी वो एडवांटेज उन्होंने कहाँ खींच लिया बाकी तीनों में? हो गया काम। वो 30 उसमें ही ज्यादा ले आएंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं होएगा। तो तुम बाकियों में 10, 10, 10, 30 बढ़ा लो, आप हो गया काम। लेकिन वो दिमाग लगाना होता है, जिसको लाना होगा वही तो लाएगा। चलो तो याद रखिएगा सब लोग, तो ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है भैया? तो याद रखिएगा, कहा था ना डब्ल्यूएमए फैसिलिटी पढ़ाया था मैंने, मेरे को तो याद है, तुम्हें याद नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन, गवर्नमेंट को जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जरूरत पड़ती है, कहां से बोरो कर सकता है? आरबीआई से। आरबीआई उसको सुविधा देता है, जैसे एक आम आदमी को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट में, वैसे आरबीआई उसको भी देता है गवर्नमेंट्स को डब्ल्यूएमए फैसिलिटी के थ्रू। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा सरकार बाहर से भी बोरो कर सकती है। तो याद रखो बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स दो होती है बेसिकली। इसमें भी सुनना, इसमें भी 2 होती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा। एक होती है डेट रिसिप्ट्स, जो डेट से पैसा आ रहा है, लोन लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, देखो इधर यहाँ पे। एक होती है डेट वाली रिसिप्ट्स, इसको मिटा देता हूं यहां से एक बार, इंटरेस्ट को। तो कैपिटल रिसिप्ट्स 2 प्रकार की होती है बेटा, कौन कौन सी? एक जो डेट रिसिप्ट्स है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई कर्जे लिए, कहां से डेट लिया? डेट कहां से लेते हैं भाई? इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल और एक्सटर्नल, देश के अंदर से, देश के बाहर से, कहीं से बोरो किया। और एक होता है डेट के अलावा जो रिसिप्ट्स है, गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची। यही तो बोला था मैंने, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची है, या कहीं से बोरो किया है, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करी है, अपने लिए कहीं से कर्जा लिया है सरकार ने। तो डेट रिसिप्ट और नॉन डेट रिसिप्ट, नाम में ही है भाई। डेट रिसिप्ट मतलब सरकार ने अपने लिए क्या क्रिएट कर ली?
एक लायबिलिटी, उधार लिया है कहीं से। या नॉन डेट रिसिप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची अपनी, विच रिड्यूसेस एनी एसेट। ठीक है, तो दो प्रकार की रिसिप्ट होती हैं, डेट रिसिप्ट और नॉन डेट रिसिप्ट। समझ में आया सभी को? अब सुनना, अब थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं। तो आपने पढ़ लिए चारों के नाम, चारों के बारे में पढ़ लिया, चारों की मीनिंग पढ़ लिए, चारों के एग्जांपल्स देख लिए। अब सुनना एक टॉपिक, ठीक है। तो रिसिप्ट दो प्रकार की होती है गवर्नमेंट की, और खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, इससे अपन बनाते हैं कुछ चीजें। ढंग से सुनना। देखो भाई, तो बजट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं बेटा। सुनना, बजट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला एक होता है जिसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस बजट। ठीक है, एक होता है मतलब बजट में जब फायदा हो गवर्नमेंट को। ठीक है, एक होता है आपका बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है सर। एक होता है आपका डेफिसिट बजट। बात ही नहीं। ठीक है, डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सुनना क्या होता है सर ये सरप्लस बजट। क्या होता है? जब सरकार को फायदा हो बजट में, सही है, सरकार की कमाई हो, आने वाली हो, आने वाले साल में कमाई होने वाली है ज्यादा और खर्चे हैं कम। तो कमाई ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, तो क्या बचता है? प्रॉफिट, सरप्लस बचता है। तो सरप्लस बजट कब होता है बेटा? याद रखिएगा, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर, या कह सकते हो टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इज मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर। तो कमाई ज्यादा है और खर्चे कम, तो फायदा ही तो होगा सर। सही है, तो अगर अपन देखेंगे तो फायदा होता है सर, टोटल रिसिप्ट ज्यादा है, ऐसे ऐसे कह सकते हो, टोटल रिसिप्ट आर मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर। मान लो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, मान लेते हैं वो है आपके 10 लाख करोड़। ठीक है, और कमाई है कितनी भैया? 22 लाख करोड़। तो बताओ 12 लाख करोड़ को क्या हो गया आपका? सरप्लस हो गया, बच गया पैसा सरकार के पास, है ना। अच्छा, बैलेंस बजट क्या होता है? जब दोनों ही बराबर हो, सरकार के खर्चे और सरकार की कमाई दोनों बराबर हो, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों बराबर है। तो बताओ कितना पैसा बचा? कुछ नहीं बचेगा सर, जीरो, इक्विलिब्रियम जैसा होता है। सही है, मान लो सरकार के खर्चे भी 10 लाख है और कमाई भी कितनी है बेटा? 10 लाख है। सही है, तो फॉर्मूला होता है टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे कर लो आप। तो कितना हो गया भैया आपका? जीरो बचा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? जब घाटा हो बजट के अंदर, मतलब सरकार के जो आने वाले खर्चे हैं वो ज्यादा है किससे? सरकार की कमाई से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। फॉर एग्जांपल, और नॉर्मली कोई भी जो ऐसा देश है, सोचो जो क्या बोलते हैं, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, तो सिंपल है, वो तो उसको खर्चे ज्यादा ही करेगा सर। कमाई उसके साधन कम है, खर्चे ज्यादा करेगा, बोरो कर करके खर्चे करेगा, क्योंकि उसको तो बढ़ना है आगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखिएगा डेफिसिट बजट होता है सर। डेफिसिट बजट क्या होता है? देखो जैसे आप घाटा होएगा इसके अंदर, है ना। देखो कैसे निकालते हैं डेफिसिट। सर मान लो सरकार की खर्चे हैं ज्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर पहले लिख रहा हूँ, टोटल रिसिप्ट्स बाद में लिख रहा हूँ। सही, खर्चे ज्यादा है ना भाई, ऐसा मान लो, या उल्टा कर लेना। चलो ऐसे देख लो, बजट में फायदा कब होता है बताओ? फायदा कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रिसिप्ट, ऐसा लगा लो फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो देखते हैं कितना फायदा होगा। अब रिसिप्ट है गवर्नमेंट की कितनी, सोचो सरकार के पास कमाई आने वाली है कितनी, मान लेते हैं सरकार की कमाई आने वाली है 100 करोड़। खर्चे होने वाले हैं भाई साहब कितने? 140 करोड़। सर ये तो देखो कमाई कम पड़ेगी फिर तो भरने के लिए, खर्चे ज्यादा है, आपकी कमाई है कम, तो बाकी कहां से करोगे फिर आप? बोरो करेंगे। सही है, बोरोइंग्स करेंगे, और तो यही करता है गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, तो कितना कम पड़ा बताओ? फायदा कितने का हुआ? माइनस का 40। तो फायदा अगर आप बोल रहे हो माइनस का 40, तो असली में क्या हुआ है? घाटा हुआ है ना सर। तो घाटा अगर दिखाना है, जैसे ये हो गया प्रॉफिट दिखा रहे हो आप इधर, समझ रहे हो? तो अगर घाटा दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो। नॉर्मली ऐसे दिखाया जाता है डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, कि भाई खर्चे हो रहे हैं 140 करोड़ और कमाई हो रही है 100 करोड़, तो भाई कितना क्या घाटा बढ़ रहा है आपका? 40 करोड़ का घाटा हो गया, तो पॉजिटिव दिख जाएगा वो। सही है, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो बजट में मतलब घाटा हो रहा है, बोलो कोई दिक्कत? पक्का? अब और सुनिएगा, थोड़ा और अंदर घुसते हम। देखो डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, और रियल में देखा जाए तो कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है ना, नॉर्मली उनका सरप्लस बजट होता है सर, कमाई कई बार बच भी जाती है उनकी। लेकिन जो अपने जैसा देश है, डेवलपिंग हो चाहे या अंडर डेवलप्ड हो, इनका तो हमेशा ऐसे ही होता है, खर्चे ज्यादा और कमाई कम है।
तो हमेशा घाटे में ही रहता है बजट अपना, आज तक ही कभी फायदे में नहीं आया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, एक बात और बता देता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, ऐसा वाला बजट कब बनाया जाता है सरप्लस बजट? जब इन्फ्लेशन हो रही हो ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जब भी हो, सोचो कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे कर लेती है कम, टैक्स बढ़ा देती है ताकि जनता के हाथ से पैसा कम हो जाए। भाई इन्फ्लेशन हो रखी है, इन्फ्लेशन क्यों होती है? जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है तुम्हारे यहाँ, तो तुम जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हो, एडी ज्यादा हो गया औकात से ज्यादा, तो कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। कौन सी पॉलिसी लगाएगी, कहा था मैंने, इन्फ्लेशन में कौन सी पॉलिसी लगाती है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, डाउन करना है ना, एग्रीगेट डिमांड को डाउन मानना है। डाउन कैसे करेंगे? तुम्हारे हाथ से पैसा खींच लेगा वो, टैक्स बढ़ा देगा और खर्चे कम कर देगा, तो एक्सपेंडिचर कम कर देता है, कमाई बढ़ा लेता है, तो तब कौन सा बजट बनाता है बेटा? वो सरप्लस बजट। समझ में आया? तो सरप्लस बजट कब बनता है बोलो? इन्फ्लेशन के टाइम पे, करेक्ट। अच्छा सर, डेफिसिट बजट कब बनता है? मंदी है, और मंदी में तो भाई सरकार, अभी रिसेशन चल रहा है, आप देख रहे हो पिछले 9 महीने से वाट लगी बड़ी है अपनी, समझ रहे हो? तो अब अगली साल डेफिनेटली सरकार डेफिसिट बजट ही बनाएगी, खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ाएगी तो ही तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, डैम्स बनाएगी, वो सारा बनाएगी, तभी तो खर्च क्या होगा भाई, क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, देश में इनकम बढ़ेगी, सही है? तो खुद के टैक्सेस क्या कर देगी? कम। टैक्स कम करेगी जब तो जनता के हाथ में पैसा बचेगा, खर्चा कर तभी तो डिमांड कर पाएगी जनता, समझ रहे हो? तो ऐसे टाइम में वो कैसा बजट बनाती है बेटा? डेफिसिट बजट। तो याद रखिएगा, डिफ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन के टाइम पे ऐसे बजट्स बनते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? क्या हो गया, नहीं आया समझ में? ठीक है, नहीं आया तो बोल देना, मैं बताने में गुस्सा नहीं करता। आ गया समझ में सबको? ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में चलते बेटा, एक बात जो अभी पढ़ लेनी जरूरी है। देखो, दो प्रकार के डेफिसिट्स होते हैं। असली में सर कितना डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं, असली में जो निकालना हो आपको, तो उसको बोलते हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? बोलो सर वो वाला असली नहीं था क्या जो अभी निकाला था इधर? नहीं बेटा, उसके अंदर ना टोटल रिसिप्ट में गड़बड़ी है। देखो, आप ऊपर अगर आपने देखा था, टोटल रिसिप्ट में आप क्या जोड़ते हो? जो आप गवर्नमेंट की डेट वाली रिसिप्ट है, मतलब सुनो, गवर्नमेंट की दो रिसिप्ट होती है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एक आइटम है, कौन सा वाला? डेट वाली रिसिप्ट। तुमने बोरो किया है कहीं से, क्या बोरो करने वाला पैसा आपका होता है क्या सही में? आप बोरो करके लाए हो, क्या सही में वो आपका है? नहीं। तो सर उसको आपको अपना नहीं मानना चाहिए, तो इस वाले को हटाना होता है, लेकिन उसमें नहीं हटाया था हमने, अब हटाएंगे इसको। इसको नहीं लेना चाहिए खुद की कमाई में, सही है क्या? जैसे मान लो मैंने मेरी कमाई जोड़ ली, और मैंने लोन भी लिया है 2 करोड़ का। मान लो 1 करोड़ की मेरी कमाई हुई, एक्चुअली में कमाई हुई 1 करोड़, और मैंने लोन ले लिया 2 करोड़, और आपको आपको बोल रहा हूँ अरे बेटा 3 करोड़, 3 करोड़ कमाई है मेरी। 3 करोड़ है क्या सही में? सर वो 2 करोड़ का तो हमने बोरो किया हुआ है ना, दैट्स नॉट योर एक्चुअली इनकम, राइट? तो उसको हटा के हम बोलते हैं डेफिसिट हमेशा। तो असली डेफिसिट इज नॉट दिस वाला डेफिसिट, असली डेफिसिट वो है जो अब हम निकालेंगे, उसको बोलते हैं फिर बेटा फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? ढंग से सुनिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मेरी बात सुनना। यहाँ पे हम खर्चे दोनों जोड़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन रिसिप्ट एक ही जोड़ते हैं, समझ रहे हो? देखो खर्चे दोनों जुड़ रहे हैं, अरे खर्चे दो प्रकार के होते हैं ना, रेवेन्यू वाले और दोनों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन कमाई सिर्फ एक ही जुड़ रही है। सिर्फ कौन सी वाली? ठीक है, इसमें सिर्फ नहीं, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू तो जुड़ेगी जुड़ेगी। अच्छा, कमाई में कैपिटल रिसिप्ट भी जुड़ रही है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में सिर्फ कौन सी जुड़ेगी? नॉन डेट वाली जुड़ेगी, नॉन डेट, क्योंकि डेट रिसिप्ट हम नहीं लेते, समझ रहे हो? तो याद रखिएगा, टोटल रिसिप्ट में सारा ले लो आप, अच्छा पूरा ले लो, ऐसे समझो ये फॉर्मूला है ऊपर, है ना? ये चार्ट दिख रहा है आपको, इसको छोटा कर देता हूं। तो टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा बताओ मेरे को? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सारा ले लो, क्या छोड़ के? सब कुछ ले लो सर, ये लो सब कुछ ले लेते हैं, इसको छोड़ दिया। देखो मैंने किसको छोड़ दिया है ना, देखो देखो देखो, सारी रिसिप्ट ले ली ना, रेवेन्यू भी ले ली सारी, कैपिटल भी ले ली, लेकिन कौन सी छोड़ दी इधर? डेट वाली बस, क्योंकि वो आपका नहीं है सर, सही है? वो तो आपने बोरो किया है ना सर, इंटरनल या तो देश के अंदर से या बाहर से, वो आपका नहीं है, उसके अलावा सारा ले लो आप। तो याद रखिएगा ये होता है एक्चुअल में, यही होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट ऐसी तो आता है, सारे खर्चे ले लो माइनस सारी कमाई, बस क्या मत लेना? एक्सक्लूडिंग डेट रिसिप्ट, ये मत जोड़ना सर, ये आपके पैसे नहीं है ना सर। समझ में आई मेरी बात? ये फॉर्मूला होता है बेटा, न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखिएगा इसमें। तो दिस इज फिस्कल, ये असली में आपका डेफिसिट आ गया। अब सुनना, ये भी पूरा अभी तक नहीं आया, असली डेफिसिट तो एक और होता है,
अब सुनना, ये क्यों सर पूरा नहीं हुआ अभी भी? मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार और क्या चल रहा है, वो बड़ा परेशानी में था, दुख में था, तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार बहुत बहुत घाटे चल रहे हैं यार, बहुत घाटे चल रहे हैं। मैंने, कितना घाटा हो रहा है तेरे को? बोले यार 2 करोड़ का घाटा हो गया। मैंने कहा है तो बोला, बोले यार इसमें ना मेरे क्या पुराने कर्जे जो चल रहे थे ना, उनका ब्याज भी जाता है। मेरी बात सुनना, जो पुराने कर्जे चल रहे हैं मेरे बाप दादा के, उनका ब्याज भी भर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा यार वो वाला जोड़ के मत बता तू, उसके अलावा बता बाकी कितना है। सही है, वो पुराना वाला तो हटा दू, तो उसका ब्याज हटा के बता मेरे को। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। भाई मेनली हुआ कितना? भाई वो तो तेरे पुराने बाप दादा का कर्जा चल रहा है ना, उसका ब्याज तू भरे जा रहा है। ऐसी भारत है, भारत के जो अभी तक, अभी भी मोदी जी पिछली सरकारों के 70 साल की लोन चुक रहे हैं अभी भी, उनका ब्याज जा रहा है अभी भी। समझो, जो अभी तक लोन नहीं चुका पा रहे तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना भाई, असल नहीं दे पा रहे तो वो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो उनका ब्याज जा रहा है। तो असली में डेफिसिट क्या हुआ फिर? ब्याज के अलावा जो है उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी डेफिसिट। बस सर 1 मिनट सर, है ना? तो क्या होता है बेटा, बिलाओ फटाफट से बोल दो, लास्ट फॉर्मूला ये, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। कैसे आता है सर? ये डेफिसिट है ना, अरे रुक जाओ शांति, ये वाला जो डेफिसिट है इसमें से मैं क्या हटा दूंगा? सिर्फ ब्याज। तो मैं उसको दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मेरे को पूरा मत बता, तू तो मेरे को ब्याज हटा के बता, पुराने वाले के अलावा ब्याज हटा के बता कि एक्चुअल में कितना हुआ डेफिसिट। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। बोलो समझ में आया क्या सबको? तो क्या होता है फॉर्मूला? सर ये फिस्कल डेफिसिट जो आपने निकाला ना, ये तो टोटल घाटा है बजट का, इसमें से क्या हटा दो? अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आप करे जा रहे हो, पुराने कर्जों के चुका रहे हो भैया हर महीने, उसको हटा दो आप, क्योंकि वो तो आपके इस साल के नहीं है ना, वो तो आपके पुराने कर्मकांड है, वो आपके भी नहीं है, मैं भी पुराने वालों के। समझ में आई मेरी बात? तो उसको हटा के जो होता है दैट इज द, वो असली में इस साल का क्या है? प्राइमरी डेफिसिट हो गया। आगे बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो बताओ। पक्का? इसको अपन इंटरेस्ट पेमेंट की जगह फिक्स्ड इंटरेस्ट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, फिक्स्ड पेमेंट या फिक्स्ड चार्जेस भी बोलते हैं। समझ में आया सभी को? पक्का? हाँ बेटा बोल बोल। हाँ बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। अभी कल बताऊंगा। हाँ, एक डेफिसिट और भी आता है, सारे आगे वो, अरे बच्चों वाले कल ले लेंगे, टाइम खत्म हो गया नहीं तो कल ले लेंगे।